दोस्तों, अनअकैडमी जून के महीने में आपके लिए लेके आया है इतनी सारी बैचेस। जी हाँ दोस्तों, जिसमें एक बैच हमारी महाराष्ट्र बोर्ड के लिए जो 10th के लिए शुरू हो चुकी है और आप इस बैच के माध्यम से अपना पूरी पढ़ाई पूरा कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों साथ ही में यहाँ पर स्कॉलर्स बैच, गोल बैच, एक जो पीआरएमओ और हमारी एनएससी जेएस के लिए है जेनिथ बैच और एस्पायर बैच, ये सारी बैचेस तो शुरू हो गई है, लेकिन जेनिथ बैच और एस्पायर बैच ये 30 जून को शुरू हो रही है, 30 जून से शुरू हो रही है। और इन बैचेस में यहाँ आप अब देखते हैं कि जेनिथ बैच में आपको क्लास 10th की प्रिपरेशन हो जाएगी और जो एस्पायर बैच है वो आपकी 9th से शुरू हो रही है, मतलब 9th और 10th इसमें दोनों आपके सिलेबस कवर हो जाएंगे। साथ ही में हर संडे को अनअकैडमी एक स्कॉलरशिप टेस्ट लेता है जो कि 30 बच्चों को सेलेक्ट करके उनको स्कॉलरशिप दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट हैं तो आप इसमें पार्टिसिपेट करके स्कॉलरशिप जीत सकते हैं, जो कि आपको फ्री में सब्सक्रिप्शन दे देगी। दोस्तों साथ ही में अनअकैडमी के अगर फीचर्स की बात की जाए तो आप कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, अनलिमिटेड आप पढ़ सकते हैं, कितनी भी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। आपके मल्टीपल डाउट क्लियरिंग सेशंस यहाँ हो जाते हैं, आपके जो स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाता है और आपको इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स मिल जाते हैं जिनकी मदद से आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली अच्छा स्कोर लाएंगे। दोस्तों साथ ही में यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक साल के लिए 17,500 का सब्सक्रिप्शन है, वो अगर आप पवन वाग रेफरल कोड यूज़ करते हो तो 15,750 में मिलता है। और 2 साल के लिए 21,000 का सब्सक्रिप्शन है जो कि 18,900 में मिलता है। तो बिल्कुल देरी मत कीजिए, जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। कॉम्बो प्रोडक्ट भी है जो कि IIT जेई और हमारे 11th-12th के बच्चों के लिए एक साथ आप ले सकते हैं 65,347 में। तो देरी मत कीजिए, जल्दी सब्सक्रिप्शन लीजिए। लेट्स क्रैक इट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। आशा है स्टूडेंट सब लोग अच्छे होंगे। एज यू नो, हम लोग अपने क्लास 12th का 9th चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कंप्लीट कर चुके हैं। फुल चैप्टर मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ, जिसमें हम लोगों ने दो सिस्टम के बारे में पढ़ा था। एक था आपका एंडोक्राइन, दूसरा था आपका नर्वस सिस्टम। काफी लेंथी चैप्टर था बट फाइनली फिनिश हो गया। और काफी सारी चीजें थी उसमें जो कहीं ना कहीं आपके पास्ट जो चैप्टर्स थे 9, 10, 11 में उससे रिलेटेड थी। तो मुझे यही उम्मीद है कि आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी उसमें समझने के लिए। और इसके अलावा आप लोगों को जो एक क्वेश्चन डिस्कशन का सेशन वीडियो मिलता है वो मिल ही गया होगा आप लोगों को। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोगों का क्लास 12th का न्यू चैप्टर, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इजी चैप्टर है। बस इसमें हम लोगों को मेनली पढ़ना क्या है, ह्यूमन हेल्थ के बारे में, कि किस तरीके से ह्यूमंस अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, कौन कौन से बैलेंस डाइट को ले सकते हैं। प्लस अगर हम लोग अपनी हेल्थ अच्छी नहीं रखते हैं, बैलेंस डाइट नहीं होती है, तो कौन कौन सी डिसीजेस हैं जो हम लोगों को अफेक्ट करती हैं। So let's start a new chapter, that is human health and diseases. Human health does not simply mean absence of disease or physical fitness. देखिए हेल्थ, हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि अगर हमें कोई बीमारी नहीं है हम तो हेल्थी है। बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा, अरे मुझे कोई बीमारी नहीं है मैं तो हेल्थी हूँ, है ना। या फिर ये कह सकते हैं, अरे मैं तो जिम करता हूँ, मैं तो फिजिकली फिट हूँ, लेकिन मैं हेल्थी हूँ। दैट नॉट अ हेल्थ। इट इज डिफिकल्ट टू अप्लाई डिफाइन हेल्थ। ये हेल्थ की जो डेफिनेशन है ना, इसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो इस हम आज ना इसकी इसकी डेफिनेशन को ही समझ लेते हैं कि एक्चुअली में हेल्थ होती क्या है। कोई कहता है कि मुझे कोई बीमारी नहीं है मैं हेल्थी हूँ, वो हेल्थ नहीं होती। कोई कहता है मैं जिम जाता हूँ, मैं वर्कआउट करता हूँ, मैं फिजिकली फिट हूँ, मैं हेल्थी हूँ, दैट्स नॉट अ हेल्थ। सो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, health is defined as the state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely absence of disease or infirmity. अब यहाँ समझिए, हेल्थ अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज WHO। WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ की जो डेफिनेशन है वो क्या है, कि कोई भी पर्सन अगर हेल्थी है तो वो कैसे कैसे हेल्थी होना चाहिए। बाय फिजिकल, फिजिकल मतलब उसके हाथ पैरों में, सर मुंह, कहीं पर भी कुछ भी नहीं होना चाहिए। होता है ना, किसी को फ्रैक्चर हो गया, किसी को फिंगर्स में प्रॉब्लम है, कुछ भी है, पैरालाइज वगैरह, कुछ भी नहीं होना चाहिए। मेंटली एकदम हैप्पी होना चाहिए। कहते हैं ना, अरे यार मुझे मेंटल स्ट्रेस है, मुझे टेंशन हो रही है, वो
डिसीज एक तरीके से हेल्थ नहीं है, वो आपकी हेल्थ खराब है अगर इफ यू आर मेंटली डिस्टर्ब, राइट। के अलावा सोशल वेलबींग, कि आप सोसाइटी में लोगों के साथ किस तरीके का व्यवहार करती हैं। आप जिस कम्युनिटी, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं, स्कूल, मार्केट एंड कहीं भी फ्रेंड के यहाँ पर, तो आपका उन लोगों के प्रति, जो आपके लोग होंगे आसपास हैं, उनके अगेंस्ट आपका बिहेवियर कैसा है, बॉन्डिंग कैसी है, दैट इज सोशल वेलबींग। अगर कोई भी पर्सन फिजिकली, मेंटली कोई स्ट्रेस नहीं है, कुछ भी टेंशन नहीं है, वो हेल्थी, एकदम हैप्पी हैप्पी है, हर बात में खुश है, उसका सोशल वेलबींग बहुत अच्छा है, प्लस उसको कोई भी डिसीज नहीं है, तब एक पर्सन को हम लोग कह सकते हैं यस, नाउ ही और शी इज अ हेल्थी पर्सन। इन शॉर्ट, हेल्थ इज बर्थ राइट ऑफ ह्यूमंस, कह सकते हैं शॉर्ट में बात करें तो हेल्थ क्या है, जन्म सिद्ध अधिकार है ह्यूमंस का। And health also reflects the metabolic and functional efficiency of living organisms. And hygiene is a science of rules of health. इसके अलावा हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, हेल्थ क्या है, कहीं ना कहीं हमारी मेटाबॉलिक और जो फंक्शनल एफिशिएंसी है उसको भी रिफ्लेक्ट करती है, कि किसी भी पर्सन के अंदर वो कितने अच्छे से फंक्शन कर रहा है। हमारे होते हैं ना बॉडी के फंक्शंस होते हैं, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, ये सारी चीजें होती हैं। इसके अलावा उसके अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है, जो रिएक्शंस परफॉर्म हो रही है सेल्स के अंदर, वो कितनी एफिशिएंसी से हो रही है। तो कहीं ना कहीं हेल्थ हमारे मेटाबॉलिक और फंक्शन एफिशिएंसी को रिफ्लेक्ट करती है। और हेल्थ का एक रूल है हाइजीन, अगर आपको हेल्थी रहना है तो अपने पास क्या, अपने आसपास क्या रखना पड़ेगा, हाइजीन रखना पड़ेगा, साफ सफाई रखनी पड़ेगी। And to achieve a good health, it is therefore necessary that we have a hygienic balanced diet, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। और अगर हमें अपनी हेल्थ को, गुड हेल्थ को अचीव करना है, लाइक अ गोल, गोल बना लो अपनी लाइफ का कि हमें गुड हेल्थ को अचीव करना है, तो आपके क्या करना पड़ेगा, हाइजीनिक बैलेंस डाइट होनी चाहिए, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, पर्सनल और कम्युनिटी हाइजीन होनी चाहिए, यानी कि घर की सफाई के साथ साथ अपनी कम्युनिटी की भी सफाई रखिए, ऐसा नहीं है कूड़ा इधर फेंक दिया। रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करिए, knowledge about diseases and their effect on body, proper disposal of waste and control of vectors। अब यहाँ पे देखिए, vectors का मतलब ये नहीं होता like a organism, microorganism, vectors are microorganisms but which carry diseases, not spread the disease। यहाँ समझ लीजिए, ये कैरियर्स हैं। वेक्टर्स क्या होते हैं, कोई डिसीज नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा, वेक्टर्स कभी भी कोई डिसीज नहीं करते हैं, वेक्टर्स एक्चुअली में कैरियर्स हैं। वेक्टर्स के अंदर कोई भी हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंस कुछ भी नहीं होता है, बल्कि इनकी बॉडी सरफेस पर जितने भी वेक्टर्स होते हैं ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके बॉडी सरफेस पे कुछ वायरस, बैक्टीरिया, फंगस चिपक जाती है, कुछ वायरस, बैक्टीरिया, फंगस चिपक जाती है। और जब ये वेक्टर्स फ्लाई करते करते किसी फूड पर जाके बैठ जाती हैं या किसी ह्यूमन बॉडी पर जाके बैठ गए, उनकी बॉडी पर बैठ गए, तो ये वायरस, बैक्टीरिया या फंगस इन वेक्टर्स की बॉडी सरफेस से हटकर फूड पे या फिर ह्यूमन बॉडी पर क्या हो जाती है, बैठ जाती है, और हमारी बॉडी के अंदर खाने के जो कैसे भी चली जाती है, एंड देन हमें डिजीज होती है वायरस, बैक्टीरिया या फिर फंगस से। Vectors are the microorganism or the organism, but they are the carriers of diseases, not the factor of diseases। एग्जाम्पल ले सकते हैं आप लोग, हाउस फ्लाई, हम लोग कहते हैं ना हाउस फ्लाई क्या करती है, खाने पे नहीं बैठना देना चाहिए हम लोगों को हाउस फ्लाई को। क्यों? क्योंकि हाउस फ्लाई क्या है, हाउस फ्लाई की बॉडी पर वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, पता नहीं क्या क्या चीजें चिपकी रहती है, कहाँ कहाँ जाके बैठती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पर वायरस, बैक्टीरिया, फंगस कुछ भी हो सकता है। और ये हाउस फ्लाई जब खाने पर आती है, फिर हमारी बॉडी पर बैठती है, तो ये वायरस, बैक्टीरिया, फंगस हमारी बॉडी से या फूड से स्टिक हो जाते हैं एंड देन डिसीज करते हैं, तो दे आर कॉल्ड वेक्टर्स। And every day we are exposed to various foreign bodies, including infection against agents like bacteria, viruses, etc.
और डेली हम लोग पता नहीं बहुत सारी फॉरेन बॉडीज यानी कि कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से टॉक्सिक सब्सटेंस के कांटेक्ट में आती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा इन्फेक्शन भी हो जाता है। इसके अलावा जो इन्फेक्शन फैलाने वाले एजेंट्स हैं बैक्टीरिया वायरस, इनके कांटेक्ट में भी आते हैं। सो डिस्पाइट कांस्टेंट एक्सपोजर टू वेराइटी ऑफ पैथोजेंस मोस्ट ऑफ अस रिमेन हेल्थी। अब इतने सारे पैथोजेंस की वैरायटी होने के बावजूद भी हम लोग हेल्थी रहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हेल्थी नहीं रहते हैं। एंड दिस इज ड्यू टू फैक्ट दैट ह्यूमन बॉडी हैज एबिलिटी टू रेसिस्ट ऑल टाइप्स ऑफ दीज फॉरेन बॉडीज। ये होता किसकी वजह से है? क्योंकि ह्यूमन बॉडी में एबिलिटी है कि वो किसी भी फॉरेन बॉडी को रेजिस्ट कर देती है। आपको पता है जो हमारी स्किन है ना, इम्परमिएबल है। 3 टाइप की लेयर होती है ना, परमिएबल, सेमी परमिएबल और इम्परमिएबल। इम्परमिएबल परमिएबल मेम्ब्रेन कौन सी होती है? जो सारे सब्सटेंसेस की एंट्री और एग्जिट को अलाउड करे। सेमी परमिएबल होती है जो कुछ सब्सटेंसेस की एंट्री और एग्जिट को अलाउड करे। इम्परमिएबल होती है जो एक भी सब्सटेंस की एंट्री और एग्जिट को अलाउड ना करे। तो हमारी जो स्किन होती है वो होती है इम्परमिएबल, जो किसी भी सब्सटेंस, बैक्टीरिया, वायरस, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री या एग्जिट को अलाउड नहीं करती। तो हमारी बॉडी सरफेस पर कितने भी बैक्टीरिया, वायरस क्यों ना बैठ जाए, हमें कोई भी डिसीज नहीं कर सकते। जब तक वो हमारे बॉडी सरफेस पर है तब तक कोई डिसीज नहीं होगी, क्योंकि बॉडी सरफेस से वो हमारे अंदर नहीं जा सकते ड्यू टू इम्परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ स्किन। लेकिन अब आप कहोगे कि मोदी जी कहते हैं ढंग से हाथ धोइए और कोरोना से बचिए। ये ऑब्वियस सी बात है, आप लोग सोचेंगे क्यों? क्योंकि हम लोग की जो स्किन है हैंड्स की वो इम्परमिएबल है। ठीक है, अगर हमने किसी चीज को टच किया भी तो वो वायरस हमारे हैंड्स पर आ गया, लेकिन हमें कोई भी नुकसान नहीं करेगा जब तक वो वायरस हमारी बॉडी के अंदर ना जाए। और वायरस बॉडी के अंदर 4 जगह से जाता है, आंखों से, नोज से, माउथ से, ईयर से। सपोज करिए आपने अपने हाथों को आंखों से लगाया, वायरस अंदर चला गया। नोज से लगाया, नोज के अंदर से गया था। माउथ से टच कर लिया, माउथ के अंदर चला गया। और ईयर से टच कर लिया हैंड्स को, तो ईयर के थ्रू चला गया। दैट्स व्हाई कहते हैं सैनिटाइजर यूज कीजिए या ढंग से हाथ धोइए, बिकॉज ऑफ दिस। नॉट ये कि मतलब हो जाएगा। And the system which protect us from various infectious agents is called immune system. और हमारी बॉडी का एक ऐसा सिस्टम जो हमारे बहुत सारे इन्फेक्शियस एजेंट्स से प्रोटेक्ट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं इम्यून सिस्टम। Resistance is the ability to prevent the damage or disease through our defense mechanism. और हमारी बॉडी की जो एक एबिलिटी है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब किसी भी चीज को रोकने की, रेजिस्टेंस रोकने की जो एबिलिटी है, यही रेजिस्टेंस एबिलिटी हमें किसी भी टाइप की डिसीज से एक तरीके से डिफेंस करती है, बचाती है, कह सकते हैं प्रोटेक्ट करती है, कुछ भी कह सकते हैं आप लोग। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इम्यूनिटी स्टार्ट करते हैं। डिसीजेस के बारे में भाई पहले इम्यूनिटी पढ़ेंगे तभी तो डिसीजेस समझ में आएंगी। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर टॉपिक इम्यूनिटी। The term immunity has traditionally referred to as the resistance exhibited by the host towards injury caused by pathogens and their products. देखिए ये जो इम्यूनिटी है ये ट्रेडिशनली वर्ड है, मतलब काफी समय से हम लोग यूज करते हैं। ये कहते हैं ना आपकी सहन शक्ति अच्छी है या फिर आपके अंदर जो एक पावर है वो बहुत अच्छी है, तो आप किसी भी डिसीज से किसी से भी आप बच जाओगे। तो ये ट्रेडिशनली वर्ड है। इसका मतलब होता है द रेजिस्टेंस एग्जिबिटेड बाय द होस्ट टुवर्ड्स इंजरी कॉज्ड बाय पैथोजेंस एंड देयर प्रोडक्ट्स। पैथोजेंस मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक, पैथोजेंस क्या होते हैं? पैथोजेंस आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच कॉज्ड वेरियस टाइप्स ऑफ डिसीजेस। अब होता क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कि गलती से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी हमारी बॉडी में एंटर कर गया,
एंटर करने के बाद उसने हमारे सेल्स को इंजर्ड कर दिया या कोई भी डिसीज कर दी। ठीक, जैसे ही ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के सेल्स को इंजर्ड करना, डिसीज करना, और इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंस है यानी कि उनका प्रोडक्ट ये हमारी बॉडी में रिलीज होना शुरू हो जाएगा, तभी हम लोगों की जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो इन इन्फेक्शियस डिसीजेस से फाइट करना या प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे उन्हें पता चलता है कि हाँ कोई फॉरेन सब्सटेंस बाहर का माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर हुआ है, हमारे सेल्स को इंजर डिसीज कर रहा है, अपने टॉक्सिक सब्सटेंस को हमारी बॉडी में रिलीज कर रहा है, हमारी बॉडी के व्हाइट ब्लड सेल्स पता ही है जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, वो हमारे इस इन्फेक्शियस डिसीज से हमें प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। इसके अलावा एंड द ओनली वन ऑफ द many consequences of immune response which is entirely concerned with the reaction of the body against any foreign antigen। फॉरेन एंटीजन का मतलब होता है यहाँ पर, फॉरेन मतलब बाहर का यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, एंटीजन मतलब यहाँ पर लाइक अ प्रोटीन। एंटीजन क्या है, जैसे एंटीबॉडीज, यहाँ पर आपके दो वर्ड आएंगे, एक आएगा एंटीबॉडी, एक आएगा एंटीजन, दोनों ही प्रोटीन होते हैं, दोनों ही यहाँ पर क्या है, प्रोटीन है। लेकिन डिफरेंस क्या है वो यहाँ पर देख लीजिए आप। डिफरेंस यहाँ पर ये है कि जो एंटीबॉडी है वो हमारी बॉडीज में व्हाइट ब्लड सेल्स के थ्रू प्रोड्यूस्ड होते हैं। एंटीबॉडी इज अ प्रोटीन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन, डिफेंस प्रोटीन which is produced by white blood cells from our body, हमारी बॉडी में इनसाइड आवर बॉडी। यहीं पर एंटीजन की बात करें, एंटीजन इज आल्सो अ प्रोटीन, एंटीजन इज आल्सो अ प्रोटीन बट इट इज प्रोड्यूस्ड on the surface of the microorganism, on the surface of the microorganism होंगे ना, लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई। तो एंटीजन क्या है, वो भी प्रोटीन है जो कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सरफेस पर प्रोड्यूस्ड होता है। और ये एंटीजन, फॉरेन एंटीजन अब समझ में आ गया ना क्यों बोला, क्योंकि ये बाहर के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी पर ये क्या कर रहा है, प्रोड्यूस्ड हो रहा है। एंड देन ये फॉरेन एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है विद बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई, एंड देन हमारी बॉडी में कोई भी रिएक्शन करने लगता है। तो इम्यूनिटी इज इन फैक्ट द फ्रीडम और एक्सेप्ट एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनिटी इज बिलीव्ड टू बी स्टार्टेड बाय एडवर्ड जेनर इन इंग्लैंड। तो इम्यूनिटी क्या एक तरीके से फ्रीडम, आजादी, किससे, बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगस से। ओके, और सबसे पहले जो इम्यूनिटी का जो वर्ड है कि हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी होती है, प्रोटेक्ट करती है, ये स्टार्ट किया था एडवर्ड जेनर ने इंग्लैंड में। उन्होंने एक काउपॉक्स, आप लोगों ने स्टोरी सुनी भी होगी, ही डेवलप्ड काउपॉक्स वैक्सीन फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स वायरस। काउपॉक्स हो गया था, जैसे स्मॉल पॉक्स होता है वैसे काउपॉक्स होता है। तो उन्होंने इस चीज के काउ के ऊपर जो काउपॉक्स हो गया था, बहुत सारी रिसर्च करी, बहुत सारी चीजें देखा कि कैसे ठीक कर सकते हैं क्या है। तो उन्होंने काउपॉक्स वैक्सीन बनाई जो कि हमारे स्मॉल पॉक्स वायरस के लिए थोड़ा से बचाने के लिए थी। एंड इम्यूनोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of immune system, immune responses to foreign substances and their role in resisting infection by pathogens। यहाँ पर जो इम्यूनोलॉजी है, जैसे होती है ना साइटोलॉजी द स्टडी ऑफ सेल्स, हिस्टोलॉजी द स्टडी ऑफ टिश्यू, सेम एज इट इज इम्यूनोलॉजी ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडी, या सिंपल बोल सकते हैं स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यून रिस्पॉन्सेज, कि किस तरीके से हमारी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होती है, किसके अगेंस्ट, फॉरेन सब्सटेंसेस के अगेंस्ट, और उनसे होने वाले इन्फेक्शन से हम लोगों को प्रोटेक्ट करती है। जब हम इन सारी चीजों के बारे में पढ़ते हैं तो उसी साइंस की ब्रांच को हम लोग क्या कह देते हैं, इम्यूनोलॉजी। The most important characteristics of immune system that it distinguishes self and non-self molecules or invading cells. So the immune system differentiate between the body cells and the invader.
और सबसे बड़ी खास बात पता है क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स किसका? हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम का। कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है हमारी बॉडी का, वो अच्छे से पहचानता है कि हमारी बॉडी के खुद के सेल कौन से हैं, बॉडी ओन सेल्स कौन से हैं, और इन्वेडर्स, इन्वेडर मतलब बाहर से आने वाले कौन से सेल्स हैं। क्योंकि हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो तो हमारे लिए ही वर्क करेंगे ना, हमारे भले के लिए काम करेंगे, ऐसा तो नहीं हमारे बुरे के लिए काम करेंगे। लेकिन जो बाहर के सेल होंगे वो अपने फायदे का काम करेंगे, हमें नुकसान करेंगे, यही होगा। तो इम्यून सिस्टम क्या है भाई? इम्यून सिस्टम लिविंग तो है नहीं, कुछ है नहीं है कि भाई पहचान ले हाँ ये मेरा ये दूसरे का है, राइट। लेकिन स्टिल इम्यून सिस्टम में एक अपना खुद का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, क्या? कि वो हमारे बॉडी के जो खुद के सेल्स हैं और जो बाहर से आने वाले सेल्स हैं उनको बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट कर सकता है, और उन्हीं पर अटैक करेगा जो इन्वेडर्स होंगे, यानी कि फॉरेन सब्सटेंस होंगे। Any foreign substance in within body and capable of stimulating and response is called antigen। मैंने ये बताया ना कि कोई भी foreign substance मतलब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सब्सटेंस, टॉक्सिक सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में इन्वेड हो जाता है, एंटर हो जाता है, और हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को आई मीन हमारे इम्यूनिटी से फाइट करता है। क्योंकि भाई हमारे बॉडी में अगर कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस एंटर करता है प्लस हमारे बॉडी सेल्स को नुकसान पहुंचाता है, तो कौन एक्टिवेट हो जाएगा? जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा, एंड देन किससे फाइट करेगा? एंटीजन से फाइट करेगा। व्हाट इज एंटीजन? अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन, a special type of foreign protein like a toxic substance which is produced on body surface of the microorganism. So antigen is like a protein but toxic protein। और हमारे बॉडी में जो इम्यूनिटी के सेल्स होते हैं जिसको बोलते हैं इम्यून सेल्स, उनके अंदर से जो केमिकल्स प्रोड्यूस्ड होता है इस एंटीजन, इस टॉक्सिक सब्सटेंस से फाइट करने के लिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर? एंटीबॉडीज। मैंने बोला ना आप लोग के यहाँ पे दो वर्ड आएंगे, एक तो आएंगे आपके एंटीजन्स, दूसरा आएगा आपका एंटीबॉडीज। एंटीजन्स एंड एंटीबॉडीज। तो एंटीजन और एंटीबॉडीज को भी कंफ्यूज मत करिए, क्योंकि आगे वाले समय में, समय इन द सेंस आगे वाले सेशंस में एंटीजन और एंटीबॉडीज के बहुत टर्म्स मिलेंगे जो हो सकता है आपको कंफ्यूज कर दे, सो डोंट बी कंफ्यूज। तो व्हाट आर द एंटीजन्स? एंटीजन्स आर द फॉरेन सब्सटेंस लाइक अ टॉक्सिक सब्सटेंस, एंड एंटीबॉडीज जो हमें हमारी लाइक इम्यूनिटी, जो हमारे इम्यून सेल्स के थ्रू प्रोड्यूस्ड होती है और इस एंटीजन से फाइट करने में हेल्प करती है। क्लियर? नाउ द टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी मेन है ये आप लोगों के। हमारी बॉडी में इम्यूनिटी होती है दो टाइप की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी एज इनेट और इनबॉर्न इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड या एडेप्टिव इम्यूनिटी। आप ऐसे याद कर सकते हैं, एक होती है आपकी इनबॉर्न इम्यूनिटी, दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, दो हो गई। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करते हैं इनबॉर्न इम्यूनिटी की। इनबॉर्न, इनबॉर्न मतलब जन्म से, लिखा भी हुआ है इनहेरिटेड, इसको हम इनहेरिटेड भी कह सकते हैं। आपने पढ़ाई है इवोल्यूशन वाले चैप्टर में, इनहेरिटेशन वाले चैप्टर में। व्हाट इज इनहेरिटेड? जो माँ बाप से मिली हो, जो माँ बाप से मिली हो, जो बचपन से ही प्रेजेंट है। तो क्या होता है, जैसे किसी के पेरेंट्स होते हैं बड़े ही हेल्थी होते हैं, बड़ी उनके अंदर इम्यूनिटी अच्छी होती है, तो वही इम्यूनिटी इनके बच्चों में ट्रांसफर हो जाती है, और बच्चे भी काफी हेल्थी रहते हैं, बहुत जल्दी किसी भी इन्फेक्शन के नहीं आते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में बहुत अच्छी इम्यूनिटी है। तो इनबॉर्न इम्यूनिटी कौन सी है? जो उनके माँ बाप से बचपन से ही उन्हें मिली है। दूसरी होती है एक्वायर्ड, एक्वायर्ड मतलब किसी चीज को ग्रहण करना, कि हम अपने पूरे लाइफ टाइम में जब पैदा हुए, जब हम पैदा हुए तब हमारी इम्यूनिटी अच्छी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे हमने बड़े हुए, हमने खूब बढ़िया खाना खाया, बैलेंस डाइट करी, तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी 10 साल या 15 साल की एज में बढ़िया हो गई, खूब स्ट्रांग हो गई। दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है इनबॉर्न इम्यूनिटी,
Innate immunity is the resistance to infection that an individual possesses by virtue of his or his genetic makeup. Innate immunity वो immunity है जो किसी भी पर्सन को उसके जेनेटिक मतलब माँ बाप जो होते हैं उसके पेरेंट्स से नेचुरली उसे मिली है. It is a natural defense system of the body. It is not affected by prior contact with a microorganism or immunization. और ये जो इसके अंदर इन्वॉल्व इम्यूनिटी है ये किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से या कांटेक्ट में आने से वीक नहीं होती है. ये चीज और ध्यान रखिएगा. कभी कभी क्या होता है, सपोज करिए कि कोई पर्सन है, ठीक है, उसकी इम्यूनिटी बॉडी की अच्छी है, मतलब बाद में जाके जब वो 10 साल का हुआ तो उसकी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी हो गई, उसने बहुत अच्छी बैलेंस डाइट करी, शुरू से नहीं थी लेकिन जब वो 10 या 15 साल का हुआ तब वो अच्छी हो गई. अब यहाँ पर क्या हुआ, किसी डिसीज ने उसको जकड़ लिया, कोई डिसीज हो गई, सपोज करो उसको निमोनिया हो गया, टीबी हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक, बाद में वो ठीक भी हो गया, मैंने कह रही कुछ हो गया उसको, लाइक डिसीज हो गई. तो इस डिसीज ने क्या किया, इस डिसीज के माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, इसकी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी थी जो इसको 10 साल बाद इसकी स्ट्रांग हुई थी उसको वीक कर दिया. क्या कर दिया, वीक कर दिया. लेकिन इनवॉल्व इम्यूनिटी में ऐसा नहीं होता है. अगर किसी पर्सन की इम्यूनिटी बचपन से ही बिल्कुल जब वो बॉर्न हुआ है, मतलब उसके जेनेटिक्स उसको पेरेंट्स से मिली है तभी से अच्छी है, इसको कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आ जाए, इसकी इस इनबॉर्न इम्यूनिटी को वीक नहीं कर सकता. ध्यान रखिए, ऐसी इम्यूनिटी होती है हम लोगों की इनबॉर्न इम्यूनिटी. It is a non-specific when it indicates a degree of resistance to infection, general or specific where resistance to a particular pathogen is contact. Non-specific है. Non-specific मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक स्पेसिफिक पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए ये क्या करेगी, अपना रेजिस्टेंस करेगी, इन्फेक्शन से फाइट करेगी, नहीं. यहाँ पर क्या है कि कोई भी यहाँ पर इन्फेक्शन हो गया उसको, तो सारे इन्फेक्शन से उस बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए उस इन्फेक्शन से फाइट करेगी. One form of innate immunity compromises the various types of barrier which prevent entry of foreign agents into the body. ये जो innate immunity है, inborn immunity है, ये inborn immunity किसी भी पर्सन के अंदर फॉरेन सब्सटेंसेस को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंटर होने से रोकने के लिए भी काफी सारे बैरियर्स हमारी बॉडी में कह सकते हैं प्रोड्यूस कर देती है, बना देती है. जैसे कैसे, सबसे पहले आता है हमारा एपिथेलियल सरफेस लाइक स्किन. एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होती है, इनकी स्किन के अंदर ही तो प्रेजेंट होती है. द इंटैक्ट स्किन एंड म्यूकस कवरिंग द बॉडी प्रोटेक्ट इट कंसिडरेबली अगेंस्ट इन्वेजन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जैसे एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं हमारी बॉडी में, जो ह्यूमन बॉडी है सभी में इनबॉर्न इम्यूनिटी होती है. जैसे सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू की, हमारे स्किन के अंदर हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, हमारे जो म्यूकस की लाइनिंग होती है, म्यूकस सेल्स होते हैं, उनके ऊपर किसकी प्रेजेंस होती है, एपिथेलियल टिश्यूज की प्रेजेंस होती है. और ये एपिथेलियल टिश्यूज किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारी बॉडी के अंदर इन्वेड यानी कि एंटर नहीं होने देते हैं और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं. हो गया एपिथेलियल. और ये तो सबके अंदर होता है, ऐसा तो ना मेरे अंदर है आपके अंदर एपिथेलियल टिश्यू नहीं है, सबके अंदर होता है. तो कहीं ना कहीं 70 से 80% सभी ह्यूमंस में जो इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है वो कौन सी होती है, इनेट होती है, यानी कि इनबॉर्न होती है. The healthy skin possesses bacterial activity due to the presence of high concentration of salt in drying sweat. एक जो हेल्थी स्किन होती है ना, हेल्थी स्किन में भी काफी सारे बैक्टीरिया की प्रेजेंस होती है. क्यों, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, हम लोगों को स्वेट आता है, राइट, और स्वेट में प्रेजेंट होती है हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन की, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बैक्टीरियल एक्टिविटी होती रहती है. Sebaceous secretions and long chain of fatty acids have bacterial and fungicidal properties. यही हम sebaceous secretion करें, oil glands होती हैं, फैटी एसिड्स की लॉन्ग चेन प्रेजेंट होती है हमारे स्किन में, इनके अंदर भी काफी सारी बैक्टीरियासिडल और फंजीसाइडल प्रॉपर्टीज होती हैं. The mucosa of the respiratory tract has several innate mechanism of defense. यहीं पर हम म्यूकोसा की बात करें जो कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट विंड पाइप में प्रेजेंट होता है,
उसमें भी काफी सारे डिफेंस मैकेनिज्म प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी को किसी भी फॉरेन सब्सटेंस की एंट्री से रोकने के लिए। The nose prevents entry of microorganisms to a large extent. The inhaled particles being arrested through air at or near the nasal orifice. पता है ना, हमारी नोज भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री को रोकती है। जितने भी इनहेल पार्टिकल्स हैं वो हमारे हेयर में जो हेयर प्रेजेंट है नोज के अंदर, वहां पर ट्रैप हो जाते हैं। Those that pass beyond are held by mucus lining the epithelium and are swept back to pharynx where they tend to the swallow or coughed out. यहीं पर हम लोग बात करें कि अगर बाई चांस नोज को क्रॉस करके कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे एंटर हो गया है तो कहाँ जाएगा? पहले म्यूकस पे, लाइनिंग पे तो जाएगा। विंड पाइप में जो म्यूकस होता है, म्यूकस पे किसकी लाइनिंग होती है? एपिथेलियम टिश्यूज की। और एपिथेलियम टिश्यूज एंट्री अलाउड ही नहीं करेगा, और ये एंट्री अलाउड नहीं करेगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फेरिंग्स पे चले जाते हैं। फेरिंग्स से या तो स्वेल्ड हो जाएंगे, स्वेल्ड होने के बाद स्टमक में जाएंगे, स्टमक में एचसीएल होता है, मर गए एंड एक्सक्रीट आउट हो गए। अगर ऐसा नहीं होता तो कफ्ड आउट हो जाते हैं, कफ प्रोड्यूस होता है ना। ऐसा मत सोचिए कि आपको कफ आ रहा है तो सर्दी है। कफ्ड का मतलब होता है कि हमारे बाय चांस नोज के थ्रू, माउथ के थ्रू जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर हो गए हैं उनकी डेथ हो गई है, और डेथ होने के बाद वो हमारी बॉडी से क्या है, बाहर की तरफ निकल रहे हैं। कभी कंफ्यूज मत होइए। एंड द कफ रिफ्लेक्स इज एन इम्पोर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो ये कफ रिफ्लेक्स, ये जो कफ बनता है ना हमारे गले में, रेस्पिरेटरी ट्रैक में, विंड पाइप में, तो ये एक तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म है। द माउथ इज कॉन्स्टेंटली बास्ड इन सलाइवा व्हिच हैज इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन माइक्रोऑर्गेनिज्म। सेम एज इट, हम सलाइवा की बात करें, सलाइवा में हम लोगों के दो एंजाइम्स होते हैं, एक तो अमाइलेज होता है, दूसरा हम लोगों का होता है यहाँ पर लाइजोसोम। लाइजोसोम्स नहीं, लाइजोसोम, जो क्या करता है, खाने के साथ जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म चले जाते हैं या फिर ऐसे ही चले गए, मैं बोल चले गए, तो ये जो सलाइवा में मेरा एक एंजाइम है लाइसोसोम, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार रहा है, मार रहा है, ठीक है। इसके अलावा स्टोमक में हम लोगों का HCl प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रिक सेक्रीशन होता है ना HCl, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करता है। द फ्लशिंग एक्शन ऑफ यूरिन एलिमिनेट्स बैक्टीरिया फ्रॉम द यूरेथ्रा। अब हमारे ब्लड में अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो गया है तो ब्लड हमारा क्या है, हमारे किडनी में फिल्टर होने के लिए जाता है। फिल्टर होता है तो वहां पर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी फिल्टर्ड आउट हो जाते हैं यूरिन की फॉर्म में। एंड द स्पर्माइन एंड जिंक प्रेजेंट इन सीमेन आर एंटीबैक्टीरियल। यहाँ पर जो सीमेन होता है ना, सीमेन मेल में से जो हमारा रिप्रोडक्टिव सेल्स निकलते हैं, जो पूरा स्पर्म होता है, आई मीन जो सेमन होता है, उसमें स्पर्माइन और जिंक की प्रेजेंट होती है जो कि एंटीबैक्टीरियल है, यानी कि बैक्टीरिया को मारने की क्षमता उसमें प्रेजेंट होती है। तो जो सीमेन है वो भी कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, वो उस पर भी कभी भी मतलब बैक्टीरिया अटैक नहीं कर सकते। ओके, ये थी हमारी इनेट वाली। उसके बाद देखेंगे हम लोग का, अभी हम लोगों ने एपिथेलियल सरफेस पढ़ा, उसके बाद एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस यानी कि ब्लड और टिश्यूज में, सेलर में, फीवर में, तो मतलब कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से बैरियर्स है हमारी बॉडी में जो हमारी फॉरेन सब्सटेंसेस की एंट्री को रोकते हैं, अलाउड नहीं करते, लेकिन उनको हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन से कंप्लीट करेंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इजी चैप्टर है, अपनी बॉडी को समझ के करेंगे सारी चीजें इजी लगेंगी, और नहीं करेंगे तो कहीं टफ लग सकता है, बस इतना नहीं। ओके, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट सेशन से इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए स्टूडेंट। ओके, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।